मैक्स वेबर की अगर हम बात करें इनका ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक टाइम पीरियड याद रखना। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1905 के आसपास इन्होंने अपनी ये थ्योरी डेवलप करी थी। ओके, एग्जैक्ट कब आएगा वो हम जैसे जैसे इनके बारे में पढ़ेंगे यू गेट द आइडिया। बट जिस टाइम टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया उसी टाइम पे मैक्स वेबर ने अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। याद रहेगा। अगर वैसे कई बार क्या होता है, इवन कंफ्यूजन हो जाती है कि कार्ल मार्क्स पहले आए थे, मैक्स वेबर पहले आए थे, कि टेलर पहले आए थे, क्या कुछ था। सो जस्ट रिमेंबर कि कार्ल मार्क्स बहुत पहले आके जा चुके हैं, 1848 में उनकी थ्योरी आ चुकी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहले फिर आपके टेलर आते हैं, एंड देन फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाले ये वेबर आते हैं, इतना ध्यान रखना। सो बैकग्राउंड सेम है इनका। कंडीशंस इस थ्योरी के पीछे क्या रही कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वहां का इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से डेवलप होता है उसके पीछे बहुत बड़ा वो जो इकोनॉमिक सिस्टम को जो है मेन रीजन बताया गया है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी डेवलप होने के पीछे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सिंस सोशोलॉजी की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो याद रखना इस चीज को। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था? इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपका फ्यूडलिस्टिक था। फ्यूडलिस्टिक पता है फ्यूडलिज्म क्या होता है? ओके, सो फ्यूडलिज्म में आपका कहना ये है कि जो आपके बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं और उनकी लॉयल्टी जो है वो किंग के लिए होती है, कह सकते हैं। और फ्यूडलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम था, ये यूरोप में आपको प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था जिसको हम सामंतवाद कहते हैं, सामंतशाही कहते हैं। और इसमें क्या होता था कि लोग काम करते थे, जैसे किंग है, और किंग का ये जो एम्पायर है उसमें छोटे छोटा जो एरिया है वो ग्रांट के तौर पे जमीन दी जा चुकी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ऑल्दो दे आर वर्किंग फॉर द किंग, दे आर फाइटिंग फॉर द किंग, और बदले में उनको जमीन मिली है, और साथ ही साथ किंग जो है उनको प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो कई बार किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। ये आप इवन अगर आप हमारी हिस्ट्री पढ़ोगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, तब भी आपको ये आइडिया होगा कि जैसे इल्तुतमिश के टाइम पर होता है, अमीर होते हैं, अमीर जो है वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो सुल्तान है उसकी पावर को भी वो चैलेंज करने लगते हैं। तो इल्तुतमिश उनको फिर उसके उस टाइम पे ये काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, उसके बारे में बेशक आप पढ़ लेना, रेलिवेंट रहेगा आपके लिए। बट हाँ, फ्यूडलिज्म से हमें इतना आइडिया हो जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। वहां पे लैंडलॉर्ड्स है, मेन जो है आपका मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही है। तो दो प्रकार की क्लास है, एक है लैंडलॉर्ड्स, और उसकी जमीन पे काम करने वाले कौन? लेबरर या वर्कर्स। तो ये प्रोमिनेंट डिवीजन थी। दैट मीन्स फ्यूडलिज्म में क्लास डिवीजन वाज प्रोमिनेंट। क्लास डिवीजन समझ में है ना, इकोनॉमिक क्लास है, रिच और पुअर के बीच में ये जो डिवीजन है ये बहुत प्रोमिनेंट थी। फ्रेगमेंटेशन था, एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन, एंड इस तरीके से डोमिनेट करता था कि मोस्टली जो लोग हैं जिनके पास पावर है वही इसको आगे सस्टेन कर सकते हैं। किसी नए बंदे की सिस्टम में एंट्री बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अभी भी बहुत प्रिमिटिव मेथड से होती थी, इसलिए कोई भी सरप्लस जनरेट नहीं हो पाता था। अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस जनरेट नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस बने, क्योंकि सरप्लस बनेगा तो एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा लेबर है वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाएगी, प्लस इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो भी एग्रीकल्चर से आएगा। सो एग्रीकल्चर में सरप्लस बैकबोन बनती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अब हुआ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, फिर फ्यूडलिज्म जो है ये प्रोमिनेंट इकोसिस्टम था, इसको रिप्लेस कर दिया किसने? कैपिटलिज्म ने। कैपिटलिज्म में सिंपल था, इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगा करके आपके पास फुल लिबर्टी है, जितनी चाहे उतनी आप स्ट्रेंथ इकोनॉमिक पावर आप गेन कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। तो इससे क्या हुआ? सरप्लस था। सरप्लस जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नई मशीनरी आई, नई मशीनरी आई तो ज्यादा सामान प्रोड्यूस होने लगा, ज्यादा सामान प्रोड्यूस होने लगा तो फिर ट्रेड बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ने लगा। और यहाँ पर आफ्टर कैपिटलिज्म सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई, वापस से डिवीजन होती है नो डाउट, बट वो कैसे होती है? इसमें आ जाते हैं कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन होते हैं, और दूसरे हैं वर्कर्स।
तो है तो ऐसा ही सिस्टम लैंडलॉर्ड्स और लेबर वाला, बट ये थोड़ा सा अलग है। ये कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स है। और ये क्या होता है, कैपिटलिज्म को क्यों प्रमोट किया जाता है कि सेट कि कैपिटलिज्म ऑलवेज रिवॉर्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपके पास दिमाग है, कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज हैं आपके पास, यू कैन ऑलवेज यूज दैट टू अर्न इकोनॉमिक पावर। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, वैसे उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके ऊपर भी चेंज आने लगा। ये ध्यान रखना, ये आपके ना हिस्ट्री में और आई थिंक GS1 में भी बहुत काम आने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले मोनार्की हुआ करती थी। इकोनॉमिक सिस्टम तो आपको ध्यान रहेगा कि पहले फ्यूडलिज्म था, और फ्यूडलिज्म से फिर किसमें आ गए हम, कैपिटलिज्म की तरफ आ गए। वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप, ये ध्यान रखना। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पॉलिटिकल सिस्टम में मोनार्की डोमिनेट करती थी। मोनार्की से हम किसकी तरफ आ गए, काफी हद तक हम डेमोक्रेसी की तरफ मूव करने लगे। मोनार्की या डिक्टेटरशिप थी, और कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं था, एक ही पर्सन के पास सारी पावर थी, लोगों के पास कोई अधिकार, कोई फ्रीडम नहीं था, एंड लोगों को सिटीजन की तरह नहीं, सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। सब्जेक्ट्स माने कि किंग हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी। किंग के दो ही काम होते थे, मोनार्की के दो ही काम होते थे, कौन से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, और दूसरा रिवेन्यू को कलेक्ट करो। अब रिवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो भी लिमिटेड है। तो रिवेन्यू के रिसोर्सेज लिमिटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का साइज भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन कम है, फंक्शन कम है तो ज्यादा फंक्शनरीज का हम क्या करेंगे, ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी नहीं। ऐसे जैसे हम प्राइवेटाइजेशन जब हम पढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट ये भी तो है, आज के दिन अगर आप प्राइवेटाइज कर देते हो तो फिर सोचो लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कौन कराएगा। बहुत सारी PSUs जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, व्हाट अबाउट देयर गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा ही होता है, अगर गवर्नमेंट का काम कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल लिमिटेड है, तो उसका असर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज पे, उसके साइज पर भी पड़ेगा। तो हुआ ये कि ये तो सिस्टम चल रहा है कि मोनार्की है, और मोनार्की के ही टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड बढ़ने के साथ साथ किसको फायदा हो रहा है, किंग को फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो किंग को करना है, और किंग कुछ वेलफेयर का काम करे ना करे, ये किसको फर्क पड़ता है, ये कौन उससे जवाब मांगेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अथॉरिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जाओ तो तुम और भी आप लोग जो क्लैरिटी आपको आएगी कि वहां पर किंग और चर्च का भी डोमिनेशन था, एक अलग ही सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो बेसिकली हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो किंग की अथॉरिटी बढ़ने लगी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि अब हम अर्न कर रहे हैं, अब हम ट्रेड कर रहे हैं, किंग के पास जो पैसा आ रहा है वो हमारा है, हमारे भले के लिए वो पैसा यूज होना चाहिए। एंड मोनार्की के खिलाफ आवाज उठने लगी, मोनार्की के खिलाफ आवाज उठने लगी, तो धीरे धीरे द फॉर्म ऑफ मोनार्की वाज रिप्लेस्ड विद द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल्दो डेमोक्रेसी को यूरोप में स्टैब्लिश होने में, फॉर्मली आने में और स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि जिसे सबसे पहले शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां पे रूल क्लियर नहीं होता है, फिर नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन के बाद में वापस से पुरानी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है, फिर वहां पे फ्रांस में फिर अगेन रेवोल्यूशन होता है। तो इट्स लाइक फ्रांस के अंदर भी, और बाकी आप स्टेट्स में देखो, जर्मनी में देखो, स्पेन में, और इन सब में मोनार्की से डेमोक्रेसी आने में बहुत टाइम लगा, लाइक इसको सस्टेनेबल, सॉरी, सस्टेन करने में या फिर उसको स्टैब्लिश करने में काफी टाइम लगा। बट why people are preferring democracy, because democracy में people are sovereign. Who has the ultimate authority in democracy? People are having the ultimate authority. वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ लॉ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनके ऊपर बात की। नाउ अंडरस्टैंड दिस चेंज वेरी केयरफुली। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सबसे जो मेन डिमांड होती है वो क्या होती है, कि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो अभी तक कौन था, किंग थे, किंग और किंग की फैमिली हुआ करते थे, उसको अब हम रिप्लेस करेंगे, हम उनको खुद को चुन करके भेजेंगे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट नहीं हो सकते, वो कौन होंगे, वो टेम्परेरी होंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें
रिप्रेजेंटेटिव को हम हटा सकते हैं, हमारे पास इतनी अथॉरिटी है। सो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का टेम्पररी नेचर भी साथ में आता है। इससे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या था, परमानेंट हुआ करता था, बट आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में टेम्पररीनेस आ गई। अब हुआ ये कि टेम्पररी अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो हमें सिस्टम में, गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट हो, जो स्टैटिक हो, जो स्टेबिलिटी बना सके सिस्टम में। तो हमने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने लगी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट आया। तो हुआ ये कि आपको आई होप याद होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के साथ में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का नेचर टेम्पररी हो गया। सो उसी के साथ में हमें परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, और परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कैसे लोग चाहिए, अब हमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन चाहिए थे। बिकॉज इससे पहले, आईआर से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन स्पॉयल सिस्टम। अलग अलग था स्पॉयल सिस्टम, पैट्रोनेज सिस्टम, सेल ऑफ ऑफिस और ये सारी चीजें। बट नाउ इट इज मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अब हुआ ये, एक चीज और याद रखना, ये कहा जाता है कि कैपिटलिज्म ऑलवेज सर्वाइव विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कैपिटलिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्पॉयल सिस्टम के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम आने वाले उसमें भी पढ़ेंगे स्पॉयल सिस्टम में क्या होता है। किसी को आइडिया स्पॉयल सिस्टम क्या होता है? एग्जैक्टली, स्पोल सिस्टम में क्या होता है कि काइंड ऑफ फेवरेटिज्म है ये। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो अपने ही लोगों को, जो उनको फेवर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को वो ऑफिस देते हैं। दैट इज स्पॉयल सिस्टम। इट वाज प्रेवलेंट इन यूएसए, हमने विल्सन के टाइम पर भी पढ़ा था। और यही चीज आपकी यूरोप में भी काफी जगह एग्जिस्ट कर रही थी, आइडिया रहेगा। तो करप्शन, डिक्टेटरशिप, फेवरेटिज्म और ये सारी चीजें, नेपोटिज्म, ये सब चीजें चल रही थी। इसीलिए क्या हुआ कि हमें रिफॉर्म की जरूरत महसूस होने लगी। ये मैक्स वेबर आपने बताया कि जर्मनी से थे। इसकी शुरुआत जर्मनी से क्यों हुई? मैक्स वेबर ने वहां के प्रेवलेंट सिचुएशन को देखा और तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, जर्मनी में काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वहां से फिर इनकी रिफॉर्म प्रोसेस की स्टार्ट होती है। तो इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी जर्मनी वाज फेसिंग सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस। अब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी में आ चुका है। अब जर्मनी ऑलरेडी कैपिटलिज्म में तो आ ही चुकी है, पर जर्मनी में फिलहाल वहां पे मोनार्की थी। और जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसका इम्पैक्ट उसके इकोनॉमिक सिस्टम पर भी पड़ा। और वही जो दो क्लास थी, जो कैपिटलिज्म और वर्कर की है, वो यहाँ पर भी डेवलप होने लगी। तो इस सेंस में, इस बैकग्राउंड के साथ में, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय वेबर, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, टेलर काम कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि अच्छा बताओ, अमेरिका में इंडिपेंडेंस कब मिली अमेरिका को? वाओ, कुछ और क्लोज बता सकते हो? एग्जैक्टली, 1776 में हुआ है। थोड़ी सी पहले नहीं, काफी पहले हुआ है। कई साल हो चुके थे, 1789 के अंदर होता है ना ये रिवोल्यूशन तो। हाँ, बट इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको बोस्टन टी पार्टी के बारे में पता है? बोस्टन टी पार्टी, थोड़ा आप बताएंगे क्या चीज है?
ओके। थोड़ा सा मैं रिफाइन कर देती हूँ इसको। बोस्टन टी पार्टी से ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। मतलब ये वो इंसिडेंट था जो इंस्पायर करता है अमेरिका को रिवोल्ट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश। हुआ ये था कि ब्रिटेन ने कुछ एक्ट पास किए थे। जैसे उनमें से एक एक्ट था टी एक्ट। टी एक्ट बेसिकली ये कहता था कि चाइना से ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, चाइना से चाय खरीदेंगे और अमेरिकन कॉलोनीज में बेचेंगे बिना कोई टैक्स पे किए। मतलब कोई आकर के कंपनी आपके वहां कोई सामान बेच रही है बिना कोई टैक्स पे किए, ये चीज थी। और दूसरा, लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो भी चुके थे ऑलरेडी। कुछ और एक्ट्स भी उन्होंने पास किए थे। अब हुआ ये, जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बेसिकली बोस्टन हार्बर से ये आया है। तो जितनी भी जहाज में वो चाय भरकर आई थी ना, चाय पत्ती, उन्होंने वो सारी की सारी समुद्र में उड़ेल दी थी। और इसको बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी। ये काइंड ऑफ फर्स्ट इवेंट था जिससे फिर चेन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट होता है। और फाइनली 1773 में स्टार्ट हुआ था। और 1776 में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्सेस। ये चीज है। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को काफी, मतलब होता है ना, बहुत सीरियसली सीवियरली उसको टैकल किया था। एंड मे बी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया, शायद वही चीज अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए उस चीज से स्टार्टिंग होगी। वो कहते हैं ना, चिंगारी लगी वहां से। तो ये है बोस्टन टी पार्टी। चलिए, बोस्टन टी पार्टी हो गया। आगे बात करते हैं। ये आपका उसमें आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, अमेरिकन रेवोल्यूशन अगर आप पढ़ते हो तो। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक्स या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो पीछे चले भी गए तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन तो शायद आपको ध्यान हो, वो बास्टिल, अभी पीछे से वो बास्टिल डे गया भी है। बट अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता होता। अमेरिकन रेवोल्यूशन में ब्रिटेन के अगेंस्ट उनको सपोर्ट करते हैं फ्रांस। और फ्रांस के सैनिक जो आकर के अमेरिका में लड़ते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, वही सैनिक अपने साथ एक मोटो लेकर के जाते हैं, लिबर्टी फ्रेटर्निटी, और वो वाला इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का। और वो जाकर के अपने लोगों को बताते हैं कि देखो, तो हम तो ना उनको आजाद करवाने के लिए लड़के आए हैं। एंड देन दे रियलाइज कि वो लोग जा रहे हैं, हमें भी तो अपने लिए फाइट करने की जरूरत है। फिर वॉर की वजह से फ्रांस के जो पैसे वैसे थे वो भी खत्म हो गए थे, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए, काफी कई सालों के बाद में टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी राजा ने। तो वहां पर लोगों ने विद्रोह कर दिया था, और वहां से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। ये आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए, हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो मैक्स वेबर ने सोसाइटी में जो पावर रिलेशन होते हैं उनको स्टडी किया, और उनके कुछ क्वेश्चंस थे। वेबर को समझना बहुत आसान है। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी। कैसे? पहला क्वेश्चन था, who are in the position of power? Who are in the position of power? That means रूलर कौन है? Who is the ruler? क्या किंग रूलर है? रूल कौन कर रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था उनका। देन सेकेंड क्वेश्चन था, हु आर द सब्जेक्ट्स? किनके ऊपर रूल किया जा रहा है? हु आर इन द पोजिशन ऑफ रूल्ड? देन थर्ड क्वेश्चन उनके दिमाग में आया था, या थर्ड क्वेश्चन जिसको वो टैकल कर रहे थे, वो था, फॉर हाउ लॉन्ग रूलर्स कॉन्टिन्यूड टू स्टे इन पावर? कितने लंबे समय तक ये जो रूलर्स हैं वो पावर में बने रहते हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये, कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये रूलर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? रूलर कौन है, सब्जेक्ट्स कौन है, कितने लंबे टाइम तक रूल किया जाएगा? फिर फाइनल क्वेश्चन क्या था, कि क्यों जो सब्जेक्ट्स हैं वो रूलर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? रीजन व्हाई द सब्जेक्ट्स accept the authority.
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को बाद में आने वाले थिंकर्स ने भी टैकल किया है। यहां से उनकी थ्योरी बननी शुरू हुई। उन्होंने बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। इन तीनों आंसर्स को देने के लिए उन्होंने तीन कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। फर्स्ट इज पावर, सेकेंड इज अथॉरिटी, एंड थर्ड इज कंट्रोल। आई एम हैविंग पावर, आई एम हैविंग अथॉरिटी, एंड आई एम कंट्रोलिंग द सिचुएशन। इन तीनों टर्म्स में, तीनों कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और यहां से उन्होंने शुरू किया था। जैसे पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है समझना। इफ आई एम हैविंग पावर, दैट मीन्स मेरे पास एबिलिटी है कोई काम करवाने की। यू वांट टू से समथिंग? ओके, पावर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पावर अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, मनी पावर, मसल पावर, ब्रेन पावर। पावर कुड बी ऑफ एनीथिंग, लाइक ऑफ एनी टाइप। तो पावर मीन्स आई एम हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। वो अगर मेरे पास पावर है, मैं दूसरे से भी काम करवा सकती हूँ। और पावर में अगर सामने वाला कोई रेजिस्ट कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को अवॉइड करके भी मैं काम करवा सकती हूँ। ओके, अगर मेरे पास पावर है, हम हमारे आसपास कोई पावरफुल पर्सन है, तो उसके लिए हम पावरफुल वर्ड का यूज करते हैं, बिकॉज वो अपनी मनमर्जी का काम करवा सकता है, अगर आप लोग रेजिस्ट भी कर रहे हो तो भी। So a person is expected to exercise power if in a relationship he is he is getting his order implemented despite of resistance. अब पावर समझ में आ गया। अथॉरिटी माने क्या? वेबर कहते हैं अथॉरिटी माने डोमिनेंस। कि पावर में तो आप लोग रेजिस्ट तो कर रहे थे, अथॉरिटी में तो आप रेजिस्ट भी नहीं करोगे। मेरे पास फुल पावर, फुल अथॉरिटी है। डोमिनेट, कि मैं डोमिनेट करूंगी आपको, फिर मुझे सर्व करना ही करना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के लिए वो कहते हैं कि हम अथॉरिटी और पावर का यूज करते हैं, और इस चीज को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि अगर इनका यूज कंट्रोल नहीं होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? डिक्टेटरशिप। अगर कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दे आर हैविंग द अथॉरिटी, दे आर हैविंग द पावर, बट अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू द डिक्टेटरशिप। यहां से उनकी पूरी थ्योरी स्टार्ट होती है। फिर उनको लगता है कि अथॉरिटी, अथॉरिटी माने डोमिनेंस। तो दैट मीन्स कुछ ऐसा है कि लोग विलफुली, विलफुली मतलब अपनी मर्जी से वो सामने वाले की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अथॉरिटी स्टैब्लिश तभी होती है जब हम जानबूझ के ओबीडियंटली हम बिहेव करते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तभी तो सामने वाले की अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है। तो उन्होंने कहा अथॉरिटी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट उन्होंने कहा, फर्स्ट अथॉरिटी होती है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। सेकेंड होती है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, और थर्ड होती है लीगल रैशनल। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर के द्वारा दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मैक्स वेबर की लाइफ के बारे में। 1864 में जन्म हुआ, 1920 तक रहते हैं। लॉ एंड इकोनॉमिक्स की इन्होंने स्टडी करी थी, काफी सारे इन्होंने बुक्स वगैरह लिखे थे, जैसे द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इकोनॉमिक्स थ्योरी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वगैरह। इनको हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज्यादा नॉलेज गेन करने का रहता था, लाइब्रेरी रिसर्च में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने जर्मन में लिखा, और बहुत बाद में इनका काम जो है वो ट्रांसलेट हुआ। जैसे 1946 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनका जो ट्रांसलेटेड वर्क था उसको पब्लिश किया था। देन कम्स अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिटिमेसी। तो ये वही कॉन्सेप्ट आता है पावर अथॉरिटी का। सो अथॉरिटी मीन्स क्या? एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर एक पर्सन विलिंगली, मतलब मन मर्जी से सामने वाले की ऑर्डर्स को फॉलो करता है। देन पावर में विलिंग ओबीडियंस नहीं होता। पावर में आप चिल्लाते रह जाओ, अगर समवन इज पावरफुल तो वो अपना काम करेगा ही करेगा। अगर आपका मतलब फॉर एग्जांपल एक गली बनवानी है उनको, तो लोग कितना ही वो करते रहे, अगर वो पावरफुल है तो अपनी मनमर्जी का करेंगे। तो
इन्होंने कंपोनेंट ऑफ अथॉरिटी को थोड़ा सा और आगे डिटेल में डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि देखो अथॉरिटी के 5 कंपोनेंट होते हैं। इसको समझो ऐसे, आप अपने आसपास देखो कि कोई ऐसा पर्सन, वेदर आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जहां पर भी आपको फील हो रहा है कि उनके पास अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी को फील करके देखो, उसको समझने की कोशिश करो। अथॉरिटी में 5 कंपोनेंट होते हैं। जब किसी की अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है, आप एक बॉस का एग्जांपल ले सकते हो, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो रूल कर रहा है। दैट मीन्स जो भी आपका बॉस है वो वो रूल कर रहा है, और जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, तो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या उनके जैसे बॉस है तो कंपनी में स्टाफ वर्कर्स भी होंगे, उनके ऊपर रूल किया जा रहा है। अब 3 और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फोकस करना, तीनों इंपॉर्टेंट है। द विल ऑफ द रूलर्स टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड। रूलर यानी बॉस की इच्छा, उसकी विल, प्लस उसकी इच्छा किस चीज के लिए? जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टाफ है, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की उसकी इच्छा, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड। मतलब बॉस की इच्छा कि वो अपने स्टाफ के, अपने जो वर्कर्स हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उनकी कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करे, और किस तरीके से वो अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करता है, कैसे वो ऑर्डर देता है, ये थर्ड कंपोनेंट है। देन एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द रूल्स इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड। आपको बताया गया कि आपको ये काम करना है, फिर लोगों ने कितना उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उस काम को कितना करा, ये फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा, लोगों ने कितना उसको फॉलो करा। Then direct and indirect evidence of that influence in terms of subjective acceptance with which the ruled obey the command। कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अब हमें उसको चेक करना है कि एक तो ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड, हम ये देखेंगे कि लोगों ने उस काम को करा। फॉर एग्जांपल बॉस ने अपने वर्कर्स को बोला कि कल तुम्हें 9 बजे की बजाय तुम्हें 7 बजे ऑफिस में आना है। तो एक तो आप ये देखोगे कि ठीक है, कितने लोग आए हैं 7 बजे, आपको ये पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिवली आपने क्लैरिफाई कर लिया। सब्जेक्टिवली कैसे? लोगों से जाकर के पूछो, क्या आपको ये डिसीजन सही लगा, क्या आप इस बात से एग्री करते हो? सो मोस्ट ऑफ पीपल विल से यस, कि ठीक है, जो चीज चल रही है। दैट शोज कि वो सब्जेक्टिवली भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, एंड दैट्स हाउ अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड। ये पांचों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार और आएगी, एक और थिंकर, खास करके जब आप चेस्टर बर्नार्ड पढ़ोगे तब आएगी, कि अथॉरिटी तभी तक लेजिटिमेट है, या तभी तक सॉरी एग्जिस्ट करती है, जब तक सामने वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। जिस दिन लोगों ने मानना छोड़ दिया ना, फिर चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई क्यों ना हो, लोग मानते हैं तब तक वो है। जिस दिन लोगों ने मानना छोड़ दिया, कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप चाहे कितने ही क्रिस्मेटिक लीडर क्यों ना हो, अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन और द रूलर रूल्ड। सो अथॉरिटी को एक्सप्लेन करते टाइम वेबर कहते हैं कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन डोमिनेशन। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं, ये डोमिनेशन ही तो है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज विलिंगली हो रही है, डेफिनेटली अथॉरिटी के थ्रू, वो तो विलिंगली रही है, और यहीं पर आपका अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वेबर एस्टैब्लिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहला, वो लोग जो कमांड फॉलो करने के लिए रेडी रहते हैं, दे आर अकस्टम्ड टू ओबे द कमांड। देन कुछ लोग जिनको ये देखना है पर्सनली, दे आर इंटरेस्टेड कि जो डोमिनेशन है वो कंटिन्यू रहे। एक तो वो लोग, वो चमचे जो हमेशा ऑर्डर मानते रहते हैं। दूसरे वो जिनको उस रूल में, उस ऑर्डर को मनवाने में उसका खुद का कुछ भला हो रहा हो। तीसरे जो डोमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट और ये हो गया। और वो लोग जो हमेशा काम करने के लिए रेडी रहते हैं। ये 4 टाइप के लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की अथॉरिटी उन्होंने बताई है, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक एंड लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल में क्या होता है? ट्रेडिशनल में बेसिकली लोग एक्सेप्ट करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, क्योंकि
वो पुराने टाइम से चलती आ रही है, एक ट्रेडिशन की वजह से। ट्रेडिशनल वर्ड आया है ट्रेडिशन, तो हम कहते हैं ना कोई चीज हमारा ट्रेडिशन बन चुकी है, दैट मीन्स वो हमारी कल्चर का पार्ट बन चुकी है। हम उसको विलिंगली फॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि वो हमसे पहले स्टैब्लिश हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई वी फॉलो ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये अभी करवाऊं या कल करें हम? ठीक है, कल कवर करते हैं। और अथॉरिटी का अगर पॉसिबल हो तो खुद भी रीड करके आना, इम्पोर्टेंट है। और जितना भी होगा मैं फिर से पूछूंगी क्वेश्चंस इसके बारे में। साथ ही साथ पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वेबर के बारे में, एक बार वो भी देख लेना। ऑल्दो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं वेबर से, बट फिर भी वेबर आपको हेल्प करेगा आगे की चीजों को समझने के लिए। ये वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है जो आपको बाद की थ्योरीज में हेल्प करता है। ओके।